हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। कंफर्म कर दें so that we can start the discussion। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का ये हमारा स्पेशल सेशन है जो हमारे मॉड्यूल ए के ऊपर बेस्ड एक केस स्टडी है। ये केस स्टडी रेजिडेंट्स कौन होते हैं, नॉन रेजिडेंट्स कौन होते हैं, पीआईओ कौन होते हैं, तो इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसको लेकर के ये केस स्टडी है। तो चलें केस स्टडीज को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि सीआईबी के एग्ज़ाम में अगर हम केस स्टडीज़ को नहीं करेंगे, केस स्टडीज़ को अगर हम इग्नोर करेंगे तो दैट मीन हमारा जो मिनिमम मार्क्स को स्कोर करने का एम है वो हमारा पूरा होने में हमें बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। यानी केस स्टडीज़ को हमने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना अगर हमने सीआईबी को रिलेटिवली आसानी से पास करना है तो चलें शुरू करते हैं केस स्टडी को। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज स्टेटस ऑफ फॉलोइंग पर्संस एज रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट्स, ओसीआई और पीआईओ एटसेट्रा। तो यहाँ पे डिटेल्स हमें प्रोवाइडेड हैं कुछ पर्संस की, तो हमने उनमें से उनका स्टेटस जानना है कि वो रेजिडेंट्स हैं, वो नॉन रेजिडेंट्स हैं, वो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स हैं, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स, या वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या वो फॉरेनर्स हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हम उसको आंसर करते जाएंगे। तो डिफरेंट 12 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन, Z left India on July 12, 2022 for studies abroad. Earlier, he was staying in India to complete his graduation. So Z ने इस डेट को इंडिया छोड़ा फॉर स्टडीज अब्रॉड। उससे पहले वो इंडिया में स्टडी कर रहा था अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए। तो इस पर्सन को हम क्या कहेंगे? रेजिडेंट कहेंगे, नॉन रेजिडेंट कहेंगे, ओसीआई कहेंगे या पीआईओ कहेंगे? फ्रेंड, इस पर्सन को हम कहेंगे एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ये नॉन रेजिडेंट भी है और ये इंडियन भी है। इसके पीछे रीजन क्या है? अगर कोई पर्सन इंडिया के विद इन स्टे करता है for a period of more than 182 days in previous financial year, तो उसको हम कहते हैं रेजिडेंट। अगर कोई पर्सन रेजिडेंट नहीं है, इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है, तो वो बन जाता है नॉन रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया का है तो फिर हम उसको एनआरआई कहेंगे। सो नॉन रेजिडेंट इंडियन, ये नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलवाएगा। और इसमें बेसिकली देखा जाएगा कि इसका जो स्टे है आउटसाइड कंट्री वो अनसर्टन पीरियड के लिए होने वाला है, बिकॉज स्टडी पीरियड उसका जो है वो अनसर्टेन है। तो ही विल बी कॉल्ड एनआरआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो क्लैरिफिकेशन है वो भी इसको लेकर के एनआरआई का है। तो आई होप दिस पार्ट हमने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। लेट अस नाउ गो टू सेकंड सिचुएशन। Z is citizen of Canada. Earlier he was an NRI. Now he wants to get OCI card. So it is not now, it is not how, it is now.
जे क्या है? सिटीजन ऑफ कनाडा है, यानी इसके पास जो पासपोर्ट है अब कनाडा का पासपोर्ट है। पहले इसके पास एनआरआई होने के कारण इंडिया का पासपोर्ट था। तो दिस मीन नाउ ही हैज बिकम सिटीजन ऑफ कनाडा। तो अगर ये पहले एनआरआई था और अब ये कनाडा का सिटीजन है, तो इस केस में ये बन जाता है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और जितने भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उन सभी को ये राइट अवेलेबल है दैट दे कैन गेट दिस कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, जिसमें उनको कई प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे उसका जो स्टेटस बन जाएगा वो PIO है और उसको OCI की फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी। सो ही कैन अवेल दिस फैसिलिटी ऑफ गेटिंग OCI card. Let us now go to issue number 3. F, a proprietary concern from UK, sets up business in India on July 27. F एक प्रोप्राइटरी कंसर्न है UK से और उसका प्रोप्राइटर F है। वो इंडिया में बिजनेस सेटअप करता है ऑन जुलाई 27। तो उसका स्टेटस हम क्या मानेंगे? सो यस, एनी आंसर, व्हाट विल बी हिज स्टेटस? तो इसका स्टेटस क्या होगा? एनी आंसर फॉर दैट? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? व्हाट विल बी हिज स्टेटस? सो उसका जो स्टेटस होगा वो रेजिडेंट बन जाएगा, क्योंकि ही इज टू सेट अप बिजनेस, एंड सेटिंग अप बिजनेस मीन्स ही इज गोइंग टू स्टे इन इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड। तो उसकी जो इंटेंशन है वो अनसर्टेन पीरियड के लिए इंडिया में स्टे करने की है, इसीलिए उसको हम मानेंगे रेजिडेंट। बट ही इज नॉट इंडियन रेजिडेंट, सो ही इज रेजिडेंट बिकॉज ही इज टू स्टे इन इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड। तो ही विल बी कॉल्ड resident but not Indian resident. M, a British citizen, is wife of K, an NRI. एक NRI है K, उनकी वाइफ है M, वो एक ब्रिटिश सिटीजन है। तो उनको इनमें से हम क्या कहेंगे? रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, OCI कार्ड होल्डर या PIO। फ्रेंड, इस पर्टिकुलर केस में K इज NRI, सो NRI मीन्स वो अभी भी इंडियन सिटीजन है। इंडियन सिटीजन की अगर सपाउज, ये सपाउज मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है फॉर फीमेल सपाउज, तो इस केस में सपाउज M तो उनकी वाइफ है, तो फीमेल सपाउस है इनका। तो M का मेल सपाउस है इंडियन सिटीजन, तो इस केस में शी विल बी ट्रीटेड एज PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब क्योंकि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इफ शी वांट्स OCI कार्ड तो शी कैन गेट दैट OCI कार्ड। तो जैसा मैंने पहले कहा, OCI कार्ड लेने से कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो नॉर्मल PIO को नहीं मिलेंगी, लेकिन OCI कार्ड होल्डर को मिल जाएंगी। चलें, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 के ऊपर। X, an Indian, leaves India to take up job in UK with intention to continue in that job for a long period. X एक इंडियन है, तो जब हम इंडियन की बात करते हैं इट मीन्स वो रेजिडेंट था। लीव्स इंडिया टू टेक अप जॉब इन UK विद इंटेंशन टू कंटिन्यू इन दैट जॉब फॉर ए लॉन्ग पीरियड। सो उसने वहाँ एक जॉब करनी है UK के अंदर, एंड ही इज टू स्टे देयर फॉर ए लॉन्ग पीरियड। तो दिस वी कैन से कि ही इज गोइंग टू स्टे देयर फॉर अनसर्टन पीरियड। सो जब कोई भी इंडियन अनसर्टन पीरियड के लिए आउटसाइड द कंट्री स्टे करता है तो वो क्या बन जाता है?
तो ही बिकम्स NRI। तो इंडियन है, अब उसने वहां पे बिजनेस करना है, सो ही बिकम्स NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन। जब उसको ब्रिटिश का सिटीजनशिप मिल जाएगा तो देन ही विल बिकम PIO। B, British citizen had been in India for more than 8 months in the previous financial year, but now he leaves India for Australia to settle there. So B एक ब्रिटिश सिटीजन है, वो इंडिया में स्टे किया कितने पीरियड के लिए, फॉर 8 मंथ्स, लेकिन अब, और वो भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और अब ही इज लिविंग इंडिया फॉर ऑस्ट्रेलिया टू सेटल इन ऑस्ट्रेलिया। तो इन दिस केस उसका स्टेटस क्या रहेगा, व्हाट विल बी हिज स्टेटस। फ्रेंड, बी एक ब्रिटिश सिटीजन है, सो अगर वो ब्रिटिश सिटीजन है तो ना तो वो रेजिडेंट हो सकता है, ना वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है, और वो PIO भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोई कनेक्शन इंडिया के साथ नहीं है। तो इसीलिए वो फॉरेनर है, वो फॉरेनर है और नॉन रेजिडेंट है। जब ये फॉरेनर इंडिया में स्टे कर रहा था फॉर 8 मंथ्स, एट दैट टाइम वो रेजिडेंट था, लेकिन अब वो नॉन रेजिडेंट है और फॉरेनर है। सो आई होप ऑल दीज डिस्टिंक्शंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये सारी की सारी डिस्टिंक्शन पॉइंट्स सभी को क्लियर हो रहे होंगे। नो, इससे पहले कि हम अगले पार्ट को मूव करें, अगली प्रॉब्लम के ऊपर मूव करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इफ लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम, ये जो लाइव क्लास इस समय हम कंडक्ट कर रहे हैं, जिसको आपने ज्वाइन किया हुआ है लाइव, इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? नो, इट इज नॉट एनफ टू पास द एग्जाम, क्योंकि इस क्लास में हम पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। तो फिर इस क्लास को ज्वाइन क्यों करें? फ्रेंड, दिस क्लास इज वेरी यूजफुल टू इम्प्रूव योर स्कोर। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर इम्प्रूव करे तो फिर ये क्लास बहुत यूजफुल है। बट पास होने के लिए आपको फुल सिलेबस को कवर करना होगा। फुल सिलेबस को अगर आप कवर करते हैं बाय यूजिंग IIBF बुक्स, तो कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपके सामने, जैसे दीज आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इनको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी आती है, फिर बार बार करते हैं, फिर भूल जाते हैं, तो ये डिफ़िकल्टी आप फेस करते हैं, और उसके चलते आपका लॉट ऑफ टाइम गेट्स कंज्यूम्ड। इन बुक्स में क्वेश्चंस तो अवेलेबल होंगे आपको एट एंड ऑफ एवरी चैप्टर, लेकिन बहुत थोड़े क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, जिसके चलते आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। और इसमें केस स्टडीज़ आपको ऑलमोस्ट नहीं मिलेंगी, बहुत कम मिलेंगी, कहीं कहीं पे मिलेंगी। तो जिससे हम केस स्टडी जो इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है CIB एग्ज़ाम में, उसको नहीं कर पाते, और इन सभी का रिजल्ट क्या होता है, वी आर नॉट एबल टू गेट द मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर। अब इसका सॉल्यूशन कहाँ पे है? सो सॉल्यूशन लाई करता है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स के अंदर। ये वीडियो लेसन्स की प्राइस हमने बहुत कम रखी है, लेकिन क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इन वीडियो लेसन में जब हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो वो आसानी से अंडरस्टैंड हो जाता है और फिर देर तक याद रहता है, क्विकली याद हो जाता है, इसलिए हमारा टाइम भी सेव हो जाता है, और इनके चलते आप पूरे सिलेबस को कवर भी कर पाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे, तो इससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी। हमारा केस स्टडी का जो पैकेज है, इसमें बहुत सारी केस स्टडीज़ आपको मिलेंगी विद सॉल्यूशंस, तो ये प्रैक्टिस भी आपकी प्रॉपर हो जाएगी। तो अगर इतना कुछ अवेलेबल है तो व्हाई नॉट टू यूज़ इट। तो ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के अंदर। हमारी वेबसाइट को लॉग इन करें, इसके कोर्स पेज में जाएं, एंड यू विल गेट दीज कोर्सेज, या ये आपको मिलेंगे हमारी ऐप के थ्रू। तो दोनों में से किसी भी सोर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, और इन कोर्सेज को आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम के ऊपर। सो दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम।
T is a US citizen. Earlier he was citizen of India by virtue of Indian Constitution. जो T है वो एक US सिटीजन है. पहले वो क्या था? He was citizen of India by virtue of Indian Constitution. Indian Constitution के चलते जो उसमें रूल्स हैं, जो भी उसमें राइट्स अवेलेबल हैं, उनके चलते पहले वो इंडियन सिटीजन था, अब वो US सिटीजन है. तो उसको हम क्या कहेंगे? सो व्हाट विल ही बी कॉल्ड? तो उसको हम कहेंगे PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. तो कोई भी पर्सन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चलते इंडिया का सिटीजन था लेकिन अब वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, तो उसको हम कहेंगे PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. Now, number 8. S has got a green card and leaves for USA through though he was having no business or profession in USA. S को हाल ही में ग्रीन कार्ड मिला है और ग्रीन कार्ड मिलने के कारण वो USA चला गया है. हालांकि USA के अंदर ना तो उसका कोई बिजनेस है ना उसका कोई प्रोफेशन है. तो अगर कोई पर्सन किसी और कंट्री में माइग्रेट करता है और वहाँ उसको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, सो ग्रीन कार्ड मिलने के कारण ऑल्दो उसका कोई बिजनेस नहीं, वहाँ पे प्रोफेशन नहीं है, लेकिन इस केस में जो उसकी इंटेंशन है वो है टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टन पीरियड. तो इस केस में हम एस को कहाँ क्लासीफाई करेंगे? सो एस क्लासीफाई हो जाएगा एज PIO बिकॉज ही वॉज इंडियन और अब वो दूसरे कंट्री में चला गया है तो वहाँ का ग्रीन कार्ड उसको मिल गया है, मीन्स वहाँ का सिटीजनशिप उसे मिल गया है. सो ही विल बी कॉल्ड PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. D has been granted US citizenship by USA. He comes to meet his family and stays in India for 270 days. So D उसको US citizenship अवेलेबल है. अब वो इंडिया में आया है टू मीट हिज फैमिली, अपनी फैमिली को मीट करने के लिए, और इंडिया में वो स्टे किया है फॉर 270 डेज. हमने ऊपर नोट किया था कि अगर कोई पर्सन इंडियन है और इंडिया में वो स्टे करता है फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 182 डेज इन ए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो वो कहलवाता है रेजिडेंट. अब क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि वो रेजिडेंट बनता है या रेजिडेंट नहीं बनता है. तो इस केस में उसके पास US सिटीजनशिप है. सो एज लॉन्ग एज उसके पास US का सिटीजनशिप है तो ही कैन नॉट बी कॉल्ड ए रेजिडेंट. और अगर वो रेजिडेंट नहीं है और उसके पास सिटीजनशिप है USA की, तो दैट मीन वो NRI भी नहीं है प्रेजेंटली. नॉन रेजिडेंट इंडियन भी उसको नहीं कह सकते बिकॉज ही इज गिवन सिटीजनशिप बाय USA. तो उसको क्या कहेंगे? सो ही विल बी कॉल्ड PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. तो अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर. N is a UK citizen. He belonged to Goa, which became part of India in December 1961. हमें पता होगा कि गोवा इंडिया का पार्ट नहीं था बना इन 47. इट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया इन December 1961. तो उस केस में अब वो है UK सिटीजन, तो क्या उसको हम रेजिडेंट कहेंगे, नॉन रेजिडेंट कहेंगे, PIO कहेंगे या क्या कहेंगे? सो वंस अगेन ही इज ए UK सिटीजन. सो जो लोग गोवा को बिलोंग करते हैं, ऑल्दो गोवा बिकम पार्ट ऑफ इंडिया इन December 1961, इसके बावजूद भी जब तक वो इंडिया में रहते हैं तो उनको हम रेजिडेंट्स कहेंगे, और जब वो आउटसाइड कंट्री रहते हैं फॉर अनसर्टन पीरियड तो वो बन जाते NRI. लेकिन अगर उनको सिटीजनशिप मिल जाती है किसी दूसरे कंट्री की तो फिर वो बन जाते हैं PIO. तो इस केस में हम
एन को कहेंगे PIO। P, an Indian, has been deputed on a foreign assignment with UN from August 23। सो P एक इंडियन है और उसके डिप्यूट किया गया है फॉरेन असाइनमेंट के लिए, और वो भी यूनाइटेड नेशंस के साथ। कब से? अगस्त 23 से। तो इनका स्टेटस क्या होगा? सो व्हाट विल बी हिज स्टेटस? सो क्योंकि वो इंडियन है, इट मीन वो रेजिडेंट होना चाहिए, लेकिन उसको डिप्यूट किया गया है किसी दूसरे कंट्री में, यूएन में उसको डिप्यूट किया है फॉर असाइनमेंट, फॉरेन असाइनमेंट के लिए। सो दिस मीन ही इज नॉट रेजिडेंट, ही इज नॉन रेजिडेंट। लेकिन नॉन रेजिडेंट कौन सा? इंडियन नॉन रेजिडेंट, क्योंकि वो इंडियन है, उसके पास जो पासपोर्ट है वो इंडिया का है। तो ही विल बी कॉल्ड NRI। नो लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। Why NRI now came back to India to settle here permanently? Why एक NRI था, now he has come back to India, और अब वो इंडिया में परमानेंटली स्टे करेगा। So he will settle in India permanently. So when he is coming back to India with intention to stay in India for uncertain period, तो उस केस में हम इनको क्या कहेंगे? वाई को क्या कहेंगे? सो पहले ये NRI था, नाउ ही हैज कम बैक टू इंडिया टू सेटल हियर, तो ही बिकम्स ए रेजिडेंट। तो वो रेजिडेंट इंडियन बन जाएगा, अकेला रेजिडेंट नहीं, रादर ही विल बी रेजिडेंट इंडियन। तो आई होप ये सारी की सारी सिचुएशंस हमने ठीक से अंडरस्टैंड कर ली होंगी। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, वहीं हम सूटेबली आपको आंसर करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो दिस इज़ आवर ईमेल आईडी। हमारे ईमेल आईडी में अपने मैसेज को पोस्ट कर दीजिए, हम उसको रिप्लाई करके आपकी हेल्प करेंगे। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल लगा तो फिर इसको लाइक कर देंगे। आपका लाइक करना मीन्स यूट्यूब इस सेशन को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने लेवल के ऊपर दिखाने की कोशिश करेगा। सो दैट मीन अगर हम लाइक करते हैं, वी आर हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स इनडायरेक्टली, और दूसरे स्टूडेंट्स को आप डायरेक्टली भी हेल्प कर सकते हैं। इसके लिंक को शेयर करके, इस वीडियो के लिंक को शेयर कर लेंगे, सो दैट और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले लेंगे। फ्रेंड, इसी प्रकार से अगर आप हमारी क्लासेस मिस कर रहे हैं बिकॉज आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं होती, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको, और साथ में बेल आइकन को पुश कर देना, सो दैट हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। चलें, अब इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। आई एम श्योर कि सेशन में आपने बेसिक चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली हैं, और वो भी केस स्टडीज़ के थ्रू। तो केस स्टडीज़ के इसी प्रकार के लेसन्स आपको हमारी ऐप में मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट के थ्रू मिल जाएंगे। सो केस स्टडीज़ को इग्नोर मत करना, तो यूज़ कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को फॉर केस स्टडीज़। तो चलिए अब आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।